देखो, हम दक्षिण भारत का इतिहास देख रहे थे और दक्षिण भारत के इतिहास के क्रम में हमने सबसे पहले संगम काल देखा था। 200 ईसा या 300 ईसा पूर्व से लगभग 200 ईस्वी तक संगम काल देखा था। और फिर बीच बीच में अपन ने अलग अलग राजवंश देखे, पल्लव देखे, चालुक्य देखे, राष्ट्रकूट देखे। और उसी क्रम में अब क्या है, चोलों की सत्ता का उद्भव होगा लगभग 800 या 750 ईस्वी के आसपास। देखो, जो आपका पूरा, इसको मान लो ये जो ऐसा, ये आपका साउथ इंडिया था। सबसे पहले हमने देखो तीन राजवंश देखे थे संगम काल में। चोर, वो चोल, चेर और पांड्य। ये तीन राजवंश सबसे पहले हमको संगम काल में दिखाई देते। तीनों बिल्कुल सदन में थे, कर्नाटक का और सदन रीजन। ये केरला वाला हिस्सा, यहाँ पे हमको चेर थे। ये तमिलनाडु के दो हिस्से मान लो, एक को उत्तरी तमिलनाडु, एक को दक्षिणी तमिलनाडु। यहाँ पर पांड्यों की सत्ता थी और यहाँ पर चोल थे। ये कब की बात है? संगम काल की बात है। 200 ईसा पूर्व या 300 ईसा पूर्व के आसपास की बात है। इतनी पुरानी बात है संगम युग, ये इतना था संगम युग। बाकी फिर ऊपर क्या है, मौर्य साम्राज्य था और फिर उसकी बात की कहानी अलग अलग है। फिर कालांतर में यहां पर हमको दक्षिण में दो तीन और राजवंशों का उदय होता दिखाई देता है। एक हमको यहां पर पल्लवों की सत्ता दिखाई देती है। पल्लव, और पल्लवों की राजनीति का केंद्र क्या था? कांचीपुरम। कांची तमिलनाडु में ही है, कांची तमिलनाडु का कांचीपुरम। पल्लव। फिर एक और राजनीतिक सत्ता के रूप में दिखाई देते हमको राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट राष्ट्रकूट थोड़ा सा इधर महाराष्ट्र के आसपास था, इनका राजनीतिक सत्ता का केंद्र राष्ट्रकूट। और एक और सत्ता दिखाई देती है चालुक्य। चालुक्य 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 के दो तीन हिस्से दिखाई देते हैं। यहां पर एक उनका केंद्र था बेंगी। बेंगी के चालुक्य। यहाँ कर्नाटक का बादामी। और यहीं ऊपर एक क्या है, कल्याणी। ये तीन सत्ता के केंद्र हमको चालुक्यों के दिखाई देते हैं। राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेत थी। महाराष्ट्र महाराष्ट्र का सोलापुर डिस्ट्रिक्ट का मान्यखेत। तो देखो, आपको क्या है दिमाग में, ये इनके बिंदु याद रखना है कि राष्ट्रकूट, मान्यखेत, ठीक है। चालुक्य हमको कल्याणी, बातापी या बादामी या बेंगी, तीन केंद्र थे। पल्लवों का कांची केंद्र था। और फिर इन सब के बाद जो चोल, नए वाले चोल आते हैं, इनका केंद्र यहां पर था तमिलनाडु में तंजौर, जिसको तंजोर भी कहते हैं। तंजावर या तंजोर। तंजावर, कांची, बेंगी, बातापी, कल्याणी और मान्यखेत। ये आपको पूरे दक्षिण की कहानी दिखाई देगी, लगभग 1200 ईस्वी तक की कहानी। इसमें से हमने देखो देख लिया, पल्लवों की कहानी देख लिया, पल्लवों में कौन शासक हुए, कैसा क्या हुआ है। राष्ट्रकूटों की कहानी देख लिया है और चालुक्यों की कहानी देख ली है। अब अंतिम में बचते हैं हमारे पास चोल। चोल सत्ता, चोल राजवंश, चोल राजवंश। ठीक है। अब देखो, चोल राजवंश हमको संगम काल से दिखाई दे रहा है। लेकिन संगम काल में हमने जो चोल पढ़ा था और ये जो चोल पढ़ रहे हैं, ये समझ लो अलग अलग। नाम उनका एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम ये कह लें कि यही राजवंश है। हाँ, ये जरूर कहेंगे कि इन्हीं के कोई वंशज होंगे जो अपने आप को फिर से 850 के आसपास चोल सत्ता के रूप में स्थापित करते हैं, क्योंकि इनका जो संस्थापक है विजयलय, वो 850 के आसपास हमको शासन करते हुए दिखाई देता है। तो संगम कालीन चोल को भूल जाओ। ये नया चोल है जो लगभग 800 ईस्वी के आसपास हमको तमिलनाडु के तंजावर में इनका उद्भव दिखाई देता है। अब देखो, जब ये तंजावर में शासन कर रहे हैं वो छोटे से एरिया में चोल,
ये राजनीतिक शक्तियां आपस में संघर्षरत थी। हमने इनका इतिहास देखा है कि कभी पल्लव ताकतवर हो रहे हैं, कभी चालुक्य ताकतवर हो रहे हैं, कभी राष्ट्रकूट ताकतवर हो रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। सब आपस में संघर्षरत है, कभी कोई किसको हरा रहा है, कोई किसी को हरा रहा है। अब जब चोलों की सत्ता का उद्भव होगा तो निश्चित रूप से भाई चोल जब ताकतवर होगा तो अपना साम्राज्य विस्तार करेगा। साम्राज्य विस्तार क्रम में नीचे जाएगा, नीचे उसको पांड्य मिलेगा तो इनका पांड्यों से संघर्ष होगा, पांड्यों को पराजित करेंगे और ये नीचे क्षेत्र को विस्तार करेंगे। लेकिन नीचे तो ज्यादा जगह है नहीं, फिर तो श्रीलंका आ गया, तो ये चोल श्रीलंका को भी नहीं छोड़ेंगे, श्रीलंका को भी पराजित करेंगे और फिर यहां पे भी नहीं रुकेंगे। ये आपका पूरा जो ये वाला रीजन है जहां पे आपको इंडोनेशिया, जावा द्वीप, ये पूरे क्षेत्र में चोल अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करेंगे। मतलब चोलों की सबसे बड़ी उपलब्धि है, मतलब देखो पूरे भारतीय राजनीतिक इतिहास में चोल ही एकमात्र सत्ता है जिन्होंने नौसेना के महत्व को समझा और एक मजबूत नौसेना का निर्माण किया, नेवी। चोलों की सबसे बड़ी उपलब्धि थी पूरे भारतीय इतिहास में, यदि किसी की सबसे अच्छी नेवी रही है तो वो चोलों की रही है। और इसी मजबूत नेवी के दम पर ये इस पूरे रीजन में अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित करते हैं, जावा के शासक को पराजित करते हैं। समझ रहे ना, ये एकमात्र सत्ता है जो इनके क्षेत्रों में हस्तक्षेप करेगी। तो मजबूत नौसेना से इधर जीतते हैं, लेकिन ये मजबूत इनके पास थल सेना भी रहती है। तो देखो ये अपना साम्राज्य विस्तार इधर भी करेंगे। तो पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट सभी को पराजित करेंगे। और यहां पे ये जो उड़ीसा वाला रीजन है ना, उड़ीसा, यहां पे एक गंग राजवंश होता था, तो गंगों को भी पराजित करेंगे। और ये चोल यहां से जीतते जीतते गंगा नदी तक पहुंच जाएंगे। बंगाल की खाड़ी, गंगा नदी, ये पूरा क्षेत्र को ये जीत लेंगे। भले डायरेक्ट नियंत्रण में ना ले, लेकिन फिर भी जीत तो लेते हैं। तो मतलब समझ रहे ना कि चोलों का उद्भव इधर से हो रहा है और ये देखो उत्तर भारत में भी राजनीतिक सत्ता स्थापित कर रहा है और दक्षिण में भी अपनी राजनीतिक सत्ता का विस्तार कर रहे हैं। तो पूरे दक्षिण भारत में यदि कोई सबसे शक्तिशाली राजवंश होता है तो वो चोल राजवंश है। पूरी दक्षिण के इतिहास का आप ये मान सकते हो कि उनका गोल्डन पीरियड है चोल। चोलों के अंडर जितना सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विकास दक्षिण में हुआ है उतना अन्य किसी के नहीं हुआ। राष्ट्रकूट, चालुक्य, पल्लव, इन्होंने भी अपना क्या है कल्चरल डेवलपमेंट किया है, मंदिर अंदर निर्माण किया है और अलग अलग नई नई शैलियों का विकास किया है। लेकिन जो मंदिर निर्माण, जिसको हम दक्षिण के द्रविड़ शैली कहते हैं, द्रविड़ शैली अपने क्लाइमेक्स पर पहुंचती है चोलों के अधीन में। मतलब अपनी जो विकास का चरम बिंदु चोलों के शासनकाल में ही प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो हमको बस इन्हीं चोलों के बारे में पढ़ना है कि कैसे चोल राजनीतिक रूप से मजबूत होते हैं और सबको पराजित करते हैं। कौन से चोल शासक है जिन्होंने कुछ महत्वपूर्ण युद्ध लड़े या उनकी कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धि है। और भी कुछ चीजें हैं जो चोलों के संदर्भ में पूछी जाती है। एक तो इनका आर्किटेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है और दूसरा एक दो चीज और है इनकी, इनका जैसे ग्रामीण व्यवस्था, वो भी पेपर में पहले भी पूछा गया है कि चोलों के ग्रामीण व्यवस्था को समझाइए। ठीक है ना। तो देखते हैं चोल राजवंश की राजनीतिक कहानी को। देखो सबसे पहले तो ये देखते हैं चोल राजवंश की जानकारी के स्रोत क्या है, वो कौन कौन से स्रोत हैं जिससे हमको चोल डायनेस्टी की जानकारी मिलती है। तो देखो जानकारी के स्रोत में आप चाहो तो दो हिस्से कर सकते हो, साहित्यिक स्रोत अलग बता सकते हो, पुरातात्विक स्रोत अलग बता सकते हो। जिसे एक ग्रंथ है पेरियार पुराण, पेरियार पुराण, ये रचना है सेक्किलार की। सेक्किलार,
इस ग्रंथ से हमको चोलों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। फिर एक और ग्रंथ है कलिंग तु पर्णो। कलिंग तु पर्णी, ये ग्रंथ है जय गोडार का। जय गोडार का, ठीक है। फिर तीसरा बौद्ध ग्रंथ है, दो बौद्ध ग्रंथ है, दीपवंश और महावंश। ये श्रीलंका के बौद्ध ग्रंथ हैं। इन दोनों बौद्ध ग्रंथों से भी हमको चोलों की साम्राज्य की जानकारी मिलती है। क्या है ये? बौद्ध ग्रंथ, ठीक है। तो देखो ये तीन ग्रंथ हैं, साहित्यिक स्रोत हैं चोलों की जानकारी का। फिर एक चीनी यात्री आता है जिसका नाम है चाउ जू हुआ। चाउ जू कुआ, चाउजू कुआ। ये 1225 में आता है भारत, चीनी यात्री चाउजू कुआ। और इसने भी चोल साम्राज्य के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई। इसका जो विवरण है वो जाना जाता है चू फान चुन के नाम से। इसका विवरण चू फान चुन, चू फान चुन, ये इसका विवरण है किसका? चाउ जू कुआ का। चीनी यात्री है, 1225 में चोल साम्राज्य की यात्रा करता है और फिर उसके बाद अपना कुछ विवरण प्रस्तुत करता है, ठीक है। तो ये तो अभिलेख, ये तो आपके पूरा साहित्यिक स्रोत हो गए, ये एक यात्रा विवरण हो गया। इसके अतिरिक्त कुछ अभिलेख ही स्रोत है जिनकी जानकारी मिलती है। जैसे एक अभिलेख है मणिमंगलम अभिलेख। मणिमंगलम अभिलेख, और ये मणिमंगलम अभिलेख है राजाधिराज फर्स्ट का। राजाधिराज फर्स्ट का मणिमंगलम अभिलेख है। एक और बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख है उत्तर मेरूर अभिलेख परांतक प्रथम का। उत्तर मेरूर अभिलेख किसका है? परांतक प्रथम का। ये बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख है क्योंकि चोलों की ग्रामीण व्यवस्था, ग्रामीण प्रशासन की जानकारी उत्तर मेरूर अभिलेख से मिलती है। तो पेपर में सीधे क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर मेरूर अभिलेख चोलों की ग्रामीण प्रशासन व्यवस्था की क्या जानकारी बताता है, समझाइए, ठीक है। तो एक उत्तर मेरूर अभिलेख है और किस शासक का है? चोल शासक परांतक फर्स्ट का है। एक अभिलेख है तक्कोलम अभिलेख आदित्य फर्स्ट का। तक्कोलम अभिलेख किसका? आदित्य प्रथम का, तक्कोलम अभिलेख। और एक और अभिलेख लिख लेना, तिरुमंगलाई अभिलेख राजेंद्र फर्स्ट का। राजेंद्र प्रथम, तिरुमंगलाई अभिलेख राजेंद्र प्रथम का। तो देखो ये इतने प्रमाण हैं चोलों के साम्राज्य की जानकारी के। साहित्यिक प्रमाण भी उपलब्ध हैं, पुरातात्विक प्रमाण भी उपलब्ध हैं,
और एक विदेशी विवरण भी उपलब्ध है, चीनी यात्री। जैसे हम पहले देख चुके हैं ना, हेनसांग और फाहयान का विवरण, इसी टाइप का विवरण हमको चोलों के बारे में कौन उपलब्ध कराता है, चाउ जू कुआ। ठीक है, तो ये साहित्यिक प्रमाण और अभिलेखीय प्रमाण हमको चोलों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराते हैं। तो देखो, ये आपको याद रखना है, चोल साम्राज्य की जानकारी के स्रोत। चोल साम्राज्य की जानकारी के स्रोत। अब देखते हैं इनका शुरुआत कहां से हो रही है। राजनीतिक इतिहास देखते हैं चोलों का, कि कौन शासक था, इनका संस्थापक कैसे क्या है। तो देखो, इनका जो सबसे पहला शासक है वो है विजयालय। विजयालय, और इसका टाइम पीरियड है 850 से 871 ईस्वी। 850 से 871 ईस्वी। अब विजयालय के बारे में सामान्य सी जानकारी है कि ये पल्लवों के सामंत होते थे। पल्लवों के सामंत, पल्लवों के सामंत होते थे। और जैसे ही पल्लव कमजोर होते हैं, विजयालय क्या है, अपनी स्वतंत्र सत्ता को घोषित कर लेता है। और इसने जो तंजौर सिटी है वो इन्हीं पल्लवों से जीती थी। तंजौर को पल्लवों से जीता था, पल्लवों से जीता था। ठीक है, तंजौर इनकी जो सबसे मुख्य सिटी है, इनकी राजधानी है। और इसके बारे में, हाँ, इसने एक उपाधि धारण करी थी नर केसरी की। नर केसरी की उपाधि धारण करी। इसने तंजौर में एक दुर्गा मंदिर का निर्माण करवाया था। हाँ, दुर्गा देवी मंदिर। तंजौर में दुर्गा देवी के मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, बाकी साहित्यिक विकास तमिल लैंग्वेज का भी होता है, कन्नड़ का भी होता है, तेलुगु का भी होता है, संस्कृत का भी होता है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और संस्कृत, सभी भाषाओं का विकास होता है। चार भाषा का विकास होता है। और सबसे मेन क्या है, तमिल। तमिल काल का ये क्लासिकल युग कहलाएगा, पूरा चोल डायनेस्टी का जो काल है। तो विजयालय के बारे में बस इतना ही है कि भाई, शुरू में ये पल्लवों को सामंत था और इसी ने ही चोल साम्राज्य की स्थापना करी है। अब देखो, पेपर में हो सकता है क्वेश्चन आया चोल साम्राज्य का दूसरा संस्थापक, तो वो फिर क्या पूछना चाह रहे हैं कि जो संगमकालीन चोल चला आ रहा है तो फिर से चोल को किस तरह, आपको लिखना विजयालय ही है। क्योंकि विजयालय ही पहला व्यक्ति है जिसने चोलों की मतलब पल्लवों की सामंतगिरी से मुक्त हुआ। ठीक है, तो विजयालय के बारे में इतनी बातें महत्वपूर्ण है। विजयालय के बाद शासक बनता है आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम, आदित्य प्रथम 871 से 907 ईस्वी तक। 871 से 907 ईस्वी तक। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी, इसने पल्लव शासक अपराजित वर्मन को पराजित किया। अपराजित को पराजित किया, हराया। मतलब देखो, चोलों के ही सामंत थे और अंततः चोलों का जो शासक था अपराजित, अपने देखा ना, अंतिम चोल शासक अपराजित, वो अंतिम पल्लव शासक, इस अंतिम पल्लव शासक अपराजित को पराजित कर देता है कौन, आदित्य प्रथम। मतलब अब चोल इतने ताकतवर हो गए कि जिनके वो सामंत थे पल्लव, उनको पूरी तरीके से खत्म कर दिया। ठीक है, और इसको ये मारकर फिर उपाधि धारण करता है तोंड मंडलम।
तोंड मंडलम। दरअसल तोंड मंडलम जो उपाधि है ये पल्लवों से संबंधित है, और पल्लवों का जो जिसको कहना चाहिए कि विकास है, या पल्लव अपने आप को जिसका वंशज कहते हैं, वो कहते हैं हम तोंड मंडलम से है, तो उसको मारता है और तोंड मंडलम की उपाधि धारण करता है। एक और उपाधि धारण करता है कोडेंड राम। कोडेंड राम, पल्लवों को पराजित करने के बाद इसने कोडेंड राम की उपाधि धारण करी। ठीक है, तो ये आदित्य प्रथम में आपको बस एक ही लाइन याद रखना है कि पल्लव शासक अपराजित को पराजित करता है। फिर इसकी दूसरी उपलब्धि थी, इसने पांड्यों को भी पराजित किया। पांड्यों को पराजित किया, और पांड्यों से इसने जो युद्ध लड़ा था वो कहलाता था श्री पुराम्बियम का युद्ध। श्री पुराम्बियम का युद्ध, यही इसकी दो महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि एक साइड पल्लव, ऊपर पल्लव थे, नीचे पांड्य थे, दोनों को पराजित किया। बाकी और कुछ नहीं है। हाँ, इसने कावेरी नदी के दोनों तटों पर मंदिर बनवाया, शिव मंदिर। कावेरी नदी के दोनों तटों पर शिव मंदिर बनवाया। ठीक है, तो देखो विजयालय, विजयालय के बाद आदित्य प्रथम, और आदित्य प्रथम ने भी चोल सत्ता को आगे बढ़ाया। जो विजयालय जहां से छोड़ गया था उसी को आगे बढ़ाया, और चोल साम्राज्य को देखो पल्लव और पांड्य दोनों को पराजित करता है। अब अगला इनमें शासक आता है परांतक प्रथम। परांतक प्रथम 907 से 955 ईस्वी। 907 से 955 ईस्वी। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि देखो, ये 915 ईस्वी में एक युद्ध लड़ता है, जिस युद्ध का नाम है वेल्लूर का युद्ध। वेल्लूर का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ता है? वेल्लूर का युद्ध। और किससे लड़ता है? पांड्यों से। पांड्य, पांड्यों का राजा रहता है राजसिंह। पांड्य राजा राजसिंह और चोल शासक परांतक प्रथम के मध्य वेल्लूर का युद्ध हुआ है 915 ईस्वी में। और इस युद्ध में यह मदुरा की पूर्ण विजय करता है। मदुरा की पूर्ण विजय, मतलब जो पांड्य थे, पांड्यों की राजधानी मदुरा थी ना, मदुरई जिसको कहते हैं, इनकी सबसे महत्वपूर्ण सिटी और राजधानी मदुरई थी। इस मदुरई को जीत लेता है, और जीतने के बाद ये क्या है, मदुरई कोंड की उपाधि धारण करता है। मदुरई कोंड, है ना, मदुरई का राजा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस चोल शासक ने मदुरई को लूटा था या मदुरई को जीता था? तो परांतक प्रथम। ठीक है, और क्या उपाधि धारण करा था? मदुरई कोंड की उपाधि थी। इसने एक और दो उपाधि और धारण करी थी। वीर नारायण भी इसकी उपाधि है। वीर नारायण, वीर चोल, वीर चोल, और एक और है मधुरांतक, वही मदुरा जीतने के कारण मधुरांतक। ये इसकी कुछ उपाधि है। ठीक है, तो देखो परांतक प्रथम ने, इसकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है?
वेल्लूर का युद्ध पांड्य को पराजित किया पूर्ण रूप से, मदुरा की पूर्ण विजय कर लेता है, मदुरई कोंड की उपाधि धारण करता है 915 में। फिर 949 ईस्वी में ये पुनः एक युद्ध लड़ता है, ये इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है, तक्कोलम का युद्ध। तक्कोलम का युद्ध 949 ईस्वी में ये तक्कोलम का युद्ध लड़ता है। और किससे लड़ता है? ये लड़ता है राष्ट्रकूट शासक, राष्ट्रकूट शासक क्या नाम था उसका? कृष्ण तृतीय, कृष्ण थर्ड। ठीक है ना, ये 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा, तक्कोलम का युद्ध। आपको क्या बताना पड़ेगा? 949 ईस्वी में चोल शासक परांतक प्रथम और राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय के मध्य ये युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में परांतक प्रथम पराजित होता है, परांतक प्रथम पराजित होता है। और इस युद्ध में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण ने किसकी मदद ली थी? गंगों की सहायता ली थी, गंगों की सहायता। बताया था ना उड़ीसा में गंग वंश चल रहा है, तो गंगों की सहायता लेके ये चोलों पर आक्रमण करता है और चोल सत्ता को पराजित करता है। और ये पराजय चोलों के लिए इतनी विनाशकारी रही कि अगले 30 वर्षों तक चोलों का कोई उल्लेख नहीं मिलता। 30 वर्षों तक चोल सत्ता अंधकारपूर्ण रही। अगले 30 वर्षों तक चोल सत्ता अंधकारपूर्ण रही, मतलब ये तक्कोलम का युद्ध डिजास्टर साबित होता है चोलों के लिए। 850 के पहले जिसे चोलों का उल्लेख नहीं मिलता है, 949 के बाद भी अगले 30 सालों तक नहीं पता कि कौन चोल शासक था, कहां गए चोल, क्या हुआ, इतिहास में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। क्योंकि इतिहास में बड़े राजवंशों का उल्लेख मिलता है, ये सत्ता पूरी तरीके से खत्म हो गई तक्कोलम के युद्ध के बाद। ठीक है। अब लेकिन फिर एक चोल शासक होगा जो चोलों का पुनरुत्थान करेगा। विजयालय से जो कहानी चालू हुई, विजयालय, आदित्य प्रथम, परांतक प्रथम, कहानी खत्म। 30 साल तक कोई उल्लेख नहीं है चोलों का। अब फिर से चोलों की सत्ता का उद्भव होगा और फिर कोई चोल शासक आएगा जो चोलों की खोई हुई सत्ता को पुनः हासिल करेगा और चोलों का फिर से इतिहास में उल्लेख आएगा। तो अब जो शासक बन रहा है वो बन रहा है राजराज प्रथम। राजराज प्रथम भी कहते हैं या राजराजा प्रथम भी कहते हैं। 985 से 1014 ईस्वी तक ये इसका टाइम पीरियड है। ठीक है। इसका वास्तविक नाम है अरमोली वर्मन। वास्तविक नाम क्या है? अरमोली वर्मन। ये पूछा गया है कि राजा राज प्रथम का वास्तविक नाम क्या है? अरमोली वर्मन। अब देखो, ये चोलों की सत्ता को फिर से स्थापित करेगा तो ये भी बहुत सारी युद्ध लड़ेगा, ये लगभग लगभग सबको पराजित करेगा। दक्षिण में जितने भी मजबूत शासक हैं लगभग लगभग सब इससे पराजित होंगे। देखो, सबसे पहले ये चेरों को पराजित करता है, चेर। और चेर का शासक था भास्कर वर्मन। भास्कर वर्मन। चेर शासक भास्कर वर्मन को पराजित करता है और उपाधि धारण करता है कांडलूर। और
शलेक, सलेक लया रुथ, ये इसकी उपाधि थी। दूसरे नंबर पर फिर ये पराजित करता है पांड्यों को। पांड्य, और पांड्यों का जो शासक था अमर भुजंग, अमर भुजंग, और उपाधि ये लेता है जयगोंड की, जयगोंड की उपाधि धारण करता है। तीसरे नंबर पर यह पराजित करता है श्रीलंका के शासक को, श्रीलंका, ठीक है। और श्रीलंका का शासक था महेंद्र पंचम, महेंद्र 5। और ये क्या है यहां पर, इसमें एक कोष्टक में लिख लेना कि श्रीलंका की जो राजधानी रहती है अनुराधापुर, उसको नष्ट कर देता है। श्रीलंका की राजधानी क्या है, अनुराधापुर को नष्ट किया, अनुराधापुर को नष्ट किया, और एक नई राजधानी बनाता है जिसका नाम रहता है जननाथ मंगलम, जननाथ मंगलम को राजधानी बनाया, ठीक है। ये पेपर में पूछा गया है कि किस चोल शासक ने श्रीलंका पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट किया। राजधानी भी पूछी गई है और शासक का नाम भी पूछा गया है, तो ये इसका बहुत महत्वपूर्ण आक्रमण था। और यहां पर भी एक उपाधि धारण करता है सिंघलांतक, वो सिंघलों को अंत करने वाला, सिंघलांतक, सिंघलांतक की उपाधि धारण करता है, ठीक है। चौथा इसकी विजय है, मालदीव की विजय करता है, मालदीव विजय। अब शासक आसक का उल्लेख नहीं है, मालदीव का कौन कैसा था, मालदीव की विजय। और पांचवें नंबर पे ये विजय करता है कलिंग की, कलिंग विजय, और उपाधि धारण करेगा कलिंग कुलांतक, कैलिंग कुलांतक, कैलिंग कुलांतक, ठीक है। तो देखो ये अरमोली वर्मन की राजनीतिक विजय थी। ठीक है, तो आपसे पूछ क्वेश्चन राजा राज से आएगा। एक तो राजा राज का वास्तविक नाम क्या है, अरमोली वर्मन। दूसरा, किस चोल शासक ने चोल सत्ता को पुनर्स्थापित करवाया, राज राजा प्रथम ने, ठीक है। और उसके ये युद्ध और श्रीलंका उसकी विजय। राज राजा प्रथम में अपन को इतना याद रखना है। इसकी इसने बहुत सारी उपाधियां धारण करी है, एक एक क्षेत्र जीतता है, उनको पराजित करने के बाद उपाधि। इसके अतिरिक्त भी बहुत छोटी छोटी उपाधि हैं, जैसे कुछ के नाम आपको याद रखना है। चोल नारायण, चोल नारायण की उपाधि धारण करता है। चोल मार्तंड, ये भी इसकी उपाधि थी। मुमुंडी चोल, मुमिमिंडी चोल। शिवपाद शेखर, शिवपाद शेखर, ये शिवपाद शेखर पूछा है कि किस चोल शासक की उपाधि थी, शिवपाद शेखर। राज मांतंड, राज मार्तंड। चोलेंद्र सिंह, चोलेंद्र
सिंह। ठीक है, ठीक है। तो क्या लिखा कि इसके सिक्के मिले हैं हमको श्रीलंका में, क्योंकि ने श्रीलंका विजय की थी, तो श्रीलंका में इसके सिक्के प्राप्त हुए हैं। और इसकी एक और उपलब्धि है, इसने राज राजेश्वर का मंदिर निर्माण करवाया। राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है, तो ये राजराजा प्रथम की कहानी है। इसके बाद जो अगला चोल शासक बनता है राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम 1014 से 1044 ईस्वी। 1014 से 1044 ईस्वी। अब देखो, इसकी सबसे पहली और महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि इसने पश्चिमी चालुक्यों से युद्ध कर और पराजित किया। पश्चिमी चालुक्य को पराजित किया। पश्चिमी चालुक्य मतलब समझ रहे हैं ना, बेंगी तो पूर्वी चालुक्य है, पश्चिमी चालुक्य वातापी वाला चालुक्य, तो पश्चिमी चालुक्य को पराजित करता है। दूसरा, ये श्रीलंका को फिर से पराजित करता है। श्रीलंका, और श्रीलंका का शासक वही महेंद्र पांच रहता है, महेंद्र 5, और इसको ये बंदी बना लेता है। मतलब अब ये बना, इसके पहले वाले शासक ने भी हराया था, लेकिन उसके मरते ही से वो स्वतंत्र हो गया। अब ये इसको फाइनली हराता है और बंदी बना के अपने यहां ले आता है। ठीक है, फिर तीसरा इसने क्या है, बंगाल। बंगाल में सैन्य अभियान करता है और बंगाल के शासक महिपाल को पराजित करता है। बंगाल में इस समय देखेंगे अपन, अभी पढ़ेंगे, पाल वंश चल रहा है, तो पाल वंश का शासक महिपाल रहता है, ये महिपाल को पराजित करता है। ठीक है, और पराजित करने के बाद गंगे कोंड की उपाधि धारण करता है। गंगे कोंड, गंगे कोंड या कह लो इसको गंगे कोंड चोलपुरम। गंगे कोंड चोलपुरम, गंगे कोंड चोलपुरम की उपाधि धारण करता है। ठीक है ना, और इसी ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील में परिवर्तित कर दिया। बंगाल की खाड़ी को चोल झील में परिवर्तित कर दिया। समझ रहे हो, चोल झील मतलब ऐसा नहीं है कि बंगाल की खाड़ी का नाम बदल के चोल झील कर दिया, मतलब अब वो पूरा बंगाल की खाड़ी वाला जो रीजन है वो चोलों के अधीन हो गया। तो जो बंगाल की खाड़ी दरअसल क्या है, चोलों की झील लगने लगी कि पूरा क्षेत्र तो चोलों के अधीन था। तो देखो, ये पश्चिमी चालुक्य कल्याणी और जो वातापी है उनको पराजित करता है, श्रीलंका के शासक को बंदी बना के ले आता है, और बंगाल के शासक महिपाल को पराजित करता है। और देखो, बंगाल पर पहुंचने से पहले उसको उड़ीसा मिलेगा, मतलब गंगो, तो गंगो को भी पराजित कर चुका होगा, या गंगो ने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली होगी, तभी वो बंगाल तक गया। तो मतलब पूछा, देखो यहाँ तंजौर बिल्कुल कावेरी नदी के तट पर है, तंजौर, तंजौर और कहा, बंगाल, पूरा क्षेत्र चोलों के अधीन था। फिर इसकी एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है, चौथे पॉइंट में लिखना, 1019 ईस्वी में कडरमा, 1019 ईस्वी में कडरमा विजय करता है। वो 1019 में कडरमा विजय करता है, और कडरमा में होता है श्री विजय साम्राज्य। श्री विजय साम्राज्य,
श्री विजय साम्राज्य। और शासक का नाम भी चाहे तो लिख लो, कलितुंग वर्मन। कलितुंग वर्मन, कलितुंग वर्मन। ठीक है। तो देखो दरअसल ये कडरमा वाला जो क्षेत्र है, ये अपना मलय प्रायद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसके बीच में कहीं कडरमा का शासक है। तो ये क्या है, व्यापार को प्रभावित करता है। जैसे आपका एक तरफ ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, और एक साइड क्या है, मलय प्रायद्वीप है, मलय प्रायद्वीप। इसके बीच से क्या है, जो सकरा गैप है, यहां से क्या होता है, चीन से व्यापार होता है, चीन से व्यापार। तो एक कडरमा का शासक क्या है, इस पूरे क्षेत्र पर अपना आधिपत्य जमाए हुए है। और स्वाभाविक सी बात है कि ये तो मेन रोड हो गया जहां से व्यापार हो रहा है, समुद्री व्यापार हो रहा है। तो जो रोड पे कब्जा रहेगा उसको पैसा मिलेगा। तो ये कडरमा का शासक क्या है, इस पे कब्जा जमाए हुए थे। तो राजेंद्र प्रथम ने इसको हराया और ये क्षेत्र अब इसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में आ जाएगा। फिर इसकी एक और महत्वपूर्ण विजय थी कंबोज। कंबोज मतलब कंबोडिया, कंबोज। और कंबोज का राजा रहता है सूर्यवर्मन फर्स्ट, सूर्यवर्मन प्रथम। सूर्यवर्मन प्रथम, सूर्यवर्मन प्रथम ने क्या है, ये कंबोज पर आक्रमण नहीं करता है। सूर्यवर्मन प्रथम खुद ही राजेंद्र प्रथम से मित्रता स्थापित कर लेता है। किससे, राजेंद्र चोल से खुद ही चले गए उसके पास, मित्रता स्थापित कर लेता है। कंबोडिया, कंबोज शासक सूर्यवर्मन राजेंद्र चोल से मित्रता स्थापित कर लेता, मतलब सीधे सीधे उसके अंडर ही आ गया। तो देखो ये राजेंद्र प्रथम की उपलब्धि है। इसने भी कुछ बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करी हैं। उपाधि जैसे वीर राजेंद्र, वीर राजेंद्र, कडार कोंड, कडरमा विजय, कडार कोंड, पंडित चोल, पंडित चोल, और प्राकेसरी, प्राकेसरी, ये इसकी इतनी उपाधि है। और एक और इसका उपलब्ध है महत्वपूर्ण बात, कि राजेंद्र प्रथम ने चोल साम्राज्य में संयुक्त शासन की शुरुआत की, संयुक्त शासन की शुरुआत की। संयुक्त शासन की शुरुआत की। संयुक्त शासन मतलब समझ रहे हो ना, कि अपने लड़के को इसने वायसराय बना दिया था। और वायसराय मतलब फिर क्या है, दोनों मिलकर शासन कर रहे थे। संयुक्त शासन की राजा और जो उसका युवराज है, दोनों की सत्ता में सहभागिता है। तो याद रखना कि चोल शासन में राजेंद्र प्रथम ने संयुक्त शासन की शुरुआत करी। ये चोल प्रथम की इतनी बड़ी उपलब्धियां हैं। और देखो ये जो राजेंद्र प्रथम आते आते तक चोल साम्राज्य इतना मजबूत हो गया है कि उत्तर भारत में भी उसका राजनीतिक प्रभुत्व है, और दक्षिण भारत में खासकर समुद्री विजय, जो छोटे छोटे द्वीपीय राष्ट्र सब इसकी अधीनता स्वीकार कर रहे हैं। अगला शासक बनता है राजाधिराज प्रथम। राजाधिराज प्रथम, ये लड़ता है पुंडर का युद्ध। पुंडर का युद्ध ये किस किस के बीच हुआ है, चोल वर्सेस चालुक्य। चालुक्य, और चालुक्य शासक था सोमेश्वर फर्स्ट, सोमेश्वर प्रथम।
पुंडर का युद्ध, चालुक्य शासक बुरी तरीके से पराजित हुए और ऐसा उल्लेख मिलता है कि इसने इस पुंडर के युद्ध में जो चालुक्यों का प्रमुख नगर था वहां पर क्या है, बारीटेक बो दिया। बारीटेक मतलब मोटा अनाज बो दिया, मतलब समझ रहे हो, पूरा नगर बर्बाद करके और खेती कर दी, उनने कहा फसल बो दो इधर, इस टाइप से बर्बाद किया पुंडर के युद्ध में इनने चालुक्यों को। फिर दूसरा युद्ध लड़ता है ये कोप्पम का युद्ध। कोप्पम का युद्ध, ये भी होता है चोल वर्सेस चालुक्य, चोल वर्सेस चालुक्य। और इस युद्ध में राजाधिराज मारा जाता है, राजाधिराज फर्स्ट लड़ते हुए मारा जाता है, लड़ते हुए मारा जाता है, लेकिन पराजित नहीं होता है। जैसे ये युद्ध में मारता है, इसका भाई राजेंद्र द्वितीय, राजेंद्र द्वितीय इसका भाई है, जिसका नाम क्या है, राजेंद्र द्वितीय, युद्ध जारी रखता है और जीतता है, युद्ध जारी रखता है और जीतता है। समझ रहे, ये राजाधिराज की कहानी। युद्ध में लड़ता हुआ मारा जाता है लेकिन पराजित नहीं होता है, इसका भाई तत्काल ज्वाइन करता है और युद्ध को जीत लेता है। फिर इस राजाधिराज प्रथम की, इसने भी एक दो उपाधि धारण करी थी। हाँ, विजय राजेंद्र इसकी उपाधि थी, विजय राजेंद्र, ये राजाधिराज फर्स्ट की उपाधि थी। ठीक है, तो देखो ये इतनी कहानी है अभी चोल शासक राजाधिराज प्रथम की। और ये जो राजाधिराज प्रथम का टाइम पीरियड समझ लो 1052 से 1064 ईस्वी, अभी भी अच्छा समय चल रहा है चोल साम्राज्य का, 1064 ईस्वी तक। ठीक है, अब लगभग लेकिन ज्यादा शासन इनका नहीं बचा है और 1200 के आसपास इनका खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए अपन इतना ही रखते हैं, कल इसके आगे देखेंगे, इसके आगे एक दो शासक है महत्वपूर्ण, और फिर चोलों की अपन को प्रशासनिक व्यवस्था को देखना है, तो वो भी अपन अब कल ही देखेंगे।